गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखे थे कोलॉइड्स के गुणधर्म। फिर हमने देखा था आवेश के आधार पे कोलॉइड दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेशित सोल और ऋणात्मक आवेशित सोल। तो धनात्मक में देखो ये उदाहरण है जल योजित धात्विक ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार शुद्ध धातुओं के सोल जैसे कॉपर, AgAu, ये क्या होते हैं? ऋणात्मक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड TiO2, मतलब हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं? धनात्मक सोल। और इधर धात्विक सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, ये क्या होते हैं? ऋणात्मक कोलॉइड। हीमोग्लोबिन धनात्मक सोल होता है और ब्लड ऋणात्मक सोल होता है। स्टार्च और गम क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। मेथिलीन ब्लू सोल, ये एक डाई है, मतलब रंजक है, धनात्मक। कोंगो रेड ऋणात्मक। अम्लीय मध्य में प्रोटीन धनात्मक सोल है और क्षारीय मध्य में प्रोटीन ऋणात्मक सोल है। अब इन सोल्स पे ये आवेश आता किस तरीके से है उसका कारण देखो। सोल कणों पे आवेश एक या अधिक कारणों से होता है। इसमें पहला है विलयन से आयनों का अधिशोषण, विलयन से आयनों का अधिशोषण। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने के कारण, देखो डबल लेयर यहाँ बन रही है, वो समझेंगे। तीसरा है धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण के समय सोल कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन परग्रहण के कारण, मतलब जिस समय हम सोल बना रहे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ऋणात्मक सोल बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, AgNO3 के विलयन को Ki में मिलाने पे AgI-, देखो ये I- इस पर अधिशोषित हो गया तो ऋणावेशित सोल बन गया। इसी प्रकार Ki के विलयन को AgNO3 में मिला दें तो AgI Ag+ धनावेशित सोल बन गया। मतलब Ki अगर अधिकता में है तो ऋणावेशित और AgNO3 अधिकता में है तो धनावेशित सोल बन जाता है। तीसरा उदाहरण देखो, गर्म जल के आधिक्य में FeCl3 मिलाएं तो Fe3+ आयन के अधिशोषण से धन आवेशित जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का सोल बनता है। देखो, लेकिन FeCl3 को NaOH विलयन में मिलाने पे OH आयन्स के अधिशोषण के कारण ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है। ये रहा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जीटा पोटेंशियल। जीटा विभव क्या होता है? कोलॉइडल पार्टिकल पर एक परत अधिशोषित आयन की होती है। देखो ये FeOH3 का कोलॉइड है, इसके चारों ओर Fe3+ आयन अधिशोषित होते हैं जिसे हम स्थायी परत या फिक्स्ड लेयर कहते हैं। जबकि दूसरी परत विपरीत आवेशित कणों की होती है, देखो Cl- की, जो कि मध्य में विसरित रहती है और विसरित परत कहलाती है। इन विपरीत आवेशों की दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहलाता है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तथा इन परतों के मध्य का विभवांतर, मतलब Cl- वाली परत डिफ्यूज्ड लेयर है और Fe3+ से स्थायी लेयर है, इनके बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परासरण। जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलॉइडल पार्टिकल्स की गति रोकी जाती है तो परिक्षेपण माध्यम गतिमान हो जाता है। ये घटना विद्युत परासरण कहलाती है। वही है विद्युत की उपस्थिति में ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है? सोलवेंट के मॉलिक्यूल
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। तो ये विद्युत की उपस्थिति में हो गया। कोलोइडल पार्टिकल यानी सोल्यूट, उसको तो रोक लिया गया। परिक्षेपण माध्यम यानी सोलवेंट, वो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गतिमान हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत प्रासरण। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड पार्टिकल। मतलब कोलाइडी कणों का स्कंदन या अवक्षेपण, मतलब उसकी कोलाइडी क्षमता नष्ट कर रहे हैं अपन, ये सीधी सी बात ये है। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब है कोलाइडी विलयन को ख़त्म करना, मतलब कोलाइडी पार्टिकल्स का आकार बढ़ा देंगे। आकार बढ़ा देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्कंदन। ठीक है, तो कोलोइडी पार्टिकल्स का चार्ज जब समाप्त हो जाता है तो उसका अवक्षेपण हो जाता है। यह स्कंदन या ऊर्णन कहलाता है। और प्राप्त अवक्षेप को स्कंद कहते हैं। ठीक है, जैसे धनावेशित सोल है, उसका चार्ज खत्म कर दो, ऋणावेशित सोल है, उसका चार्ज खत्म कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप होके नीचे बैठ जाएगा। कोलोइडल पार्टिकल का कोगुलेशन निम्न प्रक्रमों द्वारा हो सकता है। पहला है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन का मतलब होता है कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाना। तो कोई धनावेशित कोलोइड है तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पे जाके अपने चार्ज को समाप्त कर लेगा और उस पर अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। दो विपरीत आवेशित सोल्स को मिश्रित करके धनावेशित और ऋणावेशित सोल को मिला दो तो साल्ट बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। विद्युत अपघट्य मिलाने पे कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। और चौथा है बॉयल करके या उसको गर्म कर दो। ये 4 विधियां हैं स्कंदन की। अब देखो स्कंदन से रिलेटेड है हार्डी एवं सुलजे का नियम। देखो हार्डी सुलजे का नियम क्या है, हम ये उसके कोलाइडी कण के चार्ज को ख़त्म कर रहे हैं, उस चार्ज को ख़त्म करने से रिलेटेड है। इसके अनुसार अधिक आवेश वाले आयन की ऊर्णन क्षमता भी अधिक होती है। ऊर्णन क्षमता मतलब उसको स्कंदित करने की क्षमता। ठीक है, तो ऋणावेशित सोल के लिए स्कंदन हेतु ऊर्णन क्षमता क्रम, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो Al+3 चार्ज है, +2 चार्ज है Ba पे और Na पे +1, तो इसकी स्कंदन क्षमता क्रम क्या होगा, Al सब की सबसे ज़्यादा, उसके बाद Ba2+ की, उसके बाद Na+ की। और अगर यही धनावेशित सोल को स्कंदित करना हो तो ऋणावेशित विद्युत अपघट्य के ऊपर चार्ज देख लो। तो देखो FeCN6 फेरोसाइनाइट आयन है, फेरोसाइनेट -4, फॉस्फेट -3, सल्फेट -2, क्लोरीन -1। तो जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है ऊर्णन क्षमता भी कम होती चली जा रही है। अब स्कंदन क्षमता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल पर लीटर में, देखो ध्यान रखना सांद्रता किसमें है, मिलीमोल पर लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सोल को 2 घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, स्कंदन मान कहलाती है। ठीक है, किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल पर लीटर में कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, वो क्या कहलाती है, स्कंदन क्षमता। तो इसका मतलब इस सांद्रता का मान जितना कम होगा, मिलीमोल पर लीटर यानी सांद्रता का मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब देखो जैसे Al+3 है, इसकी स्कंदन क्षमता Ba+2 से ज़्यादा है। इसका मतलब इसके लिए स्कंदन क्षमता यानी मिली इस सांद्रता का मान Al+3 के लिए कम होगा, Ba2+ के लिए उससे ज़्यादा होगा, Na+ के लिए उससे भी ज़्यादा होगा।
ये था कोलाइडी कणों का स्कंदन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कोलाइडी कणों का रक्षण, मतलब इससे ठीक उल्टा।